Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about an importance of macroeconomics. Okay, in the last lecture, we have learned about the features of macroeconomics. We have learned about different features of macroeconomics. Okay, now in this lecture, we'll be learning how macroeconomic is important for the economy and how it's important. It's analyzes, it studies various economic variables, and with the help of that we can frame suitable policies which will ensure maximum economic growth and development. So let us start with the functioning of an economy. The first point is functioning of economy. Okay, so macroeconomic analysis give us an idea of functioning of an economic system. Okay, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे फंक्शन कर रही है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की मदद से पढ़ सकते हैं. ओके कि अगर मतलब कैसे हाउ दे आर फंक्शनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज गोइंग थ्रू आउट द ईयर, कि हाउ वी आर गेटिंग अवर नेशनल इनकम, हाउ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ एम्प्लॉयमेंट इज बीन प्रोवाइडेड. तो सी ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक, कैसे एनालाइज करके. फिर इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न. ओके, किसके बिहेवियर पैटर्न, वेरिएबल्स, कैसे एग्रीगेटिव मतलब टोटल. So it helps us to understand the behavior pattern of aggregative variables in large and complex economic situation. मतलब कोई भी एक कोई भी एक इकोनॉमिक सिस्टम में, कोई भी ऐसे सिचुएशन में हमारे वेरिएबल्स कैसे बिहेव करेंगे. एग्रीगेट मतलब टोटल वेरिएबल्स. से फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, हाउ अवर व्हाट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल act, how they will behave. say for example अभी प्रेजेंट में you can see the national income कम हो गया है, डिमांड कम हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया. तो you can see ये इकोनॉमिक सिस्टम पे हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स इस तरीके से बिहेव करे, उसको एनालाइज करता है, स्टडी करता है, समझता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू एनालाइज क्या कॉजेस, मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल्स तो पढ़ता है, उसके कॉजेज भी पढ़ता है, तभी वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पढ़ सकता है. तो एनालाइज करता है कॉजेज, किसके कॉजेज, फ्लक्चुएशन मतलब ये जो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा, जो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके कॉजेज को पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो भी किस में, यहाँ पे दिया है इनकम में क्यों फ्लक्चुएशन आ रहा है, आउटपुट में क्यों आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में क्यों आ रहा है. ओके, से फॉर एग्जांपल अगर डिमांड कम हो जाता है तो डेफिनेटली लोग कम डिमांड करेंगे, तो कम प्रोड्यूस होगा तो इनकम भी कम आएगा. ओके, तो ये रीज़न क्या है और इसमें फ्लक्चुएशन क्यों है इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, उसको पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. पढ़ने के बाद वो एक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फ्रेम करेगा, क्यों, ताकि कंट्रोल कर सके या रिड्यूस कर सके उसकी सीवियरिटी को. तो not only learns about the causes of fluctuation in economic variables but also make an attempt to control them or reduce the severity. Okay, कैसे कंट्रोल करे, कैसे उसको रिड्यूस करे, जिससे हमारी कंट्री को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े. ओके, देन नेशनल इनकम. स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड एन इमेंस इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट. नेशनल इनकम आई हैव टोल्ड, सोशल अकाउंट मतलब हाउ सोशली वी आर अकाउंटेबल. ओके, नेशनल इनकम तो पढ़ना ही है, बाकी जैसे कि अकाउंटिंग होती है, जो हमारी कंट्री का जो इनकम है वो सोसाइटी के लिए कितना हेल्पफुल है, तो उसकी अकाउंटिंग भी इसी में की जाती है, नेशनल इनकम और सोशल अकाउंट्स. विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट द करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. वो बोल रहे हैं कि नेशनल इकोनॉमी को पढ़े बिना हम एक करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम नहीं कर सकते. तो नेशनल इनकम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की मदद से हमको पता चला है कि नेशनल इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है और सोशल अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज विदाउट स्टडिंग अ नेशनल इनकम यू कैन नॉट formulate an appropriate economic policy. Okay, so national income is also very important. Now economic development, ultimate aim or goal of any country is an economic growth and development. Advanced studies in macroeconomic help us to understand the problems of developing country. मतलब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से एनालाइज करें पहले ही स्टेज पे, तो हम काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि अभी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. ओके, वी आर इन द फेस ऑफ डेवलपिंग. तो जैसे कि पोवर्टी हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया. ओके, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब यहाँ पे आप देखोगे
कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम या वेल्थ का, वो इक्वल नहीं है। ओके, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो एक तो पोवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा इनकम मतलब इट्स ऑल्सो लर्निंग अबाउट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, वेरिएबल्स के साथ उसके प्रॉब्लम्स भी पढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ओके, जो क्योंकि देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सबका अलग ही रहेगा। जिसके पास ज़्यादा इनकम और वेल्थ है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहेगा, जिसके पास कम है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रहेगा। तो एडवांस कंट्री में जो एडवांस स्टडीज़ अगर हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में, तो वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि पोवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पीपल एक्सेट्रा। ओके, देन it also it suggest important steps to achieve economic development. Okay, देन ये हमको अलग अलग पॉलिसीज़ के हेल्प से स्टेप्स सजेस्ट करते हैं विच वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट इफ़ यू वांट टू अचीव एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अगर हमको हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो जो भी कुछ ये पॉलिसीज़ सजेस्ट की जाती है उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हम हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, पोवर्टी जो है, उसको क्या कर सके, कम कर सके, और एक वेलफेयर इकोनॉमिक क्रिएट कर सके कि मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, नाउ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, macroeconomic help us to analyze the performance of an economy, how our economy is performing मतलब you can see from स्टार्टिंग पॉइंट टिल एंड पॉइंट। अगर कंट्री की बात करें एज अ होल तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एक फैक्टर को डिटेल नहीं, सॉरी आई कैन से एग्रीगेट पड़ता है। ओके, उसके इंटरडिपेंडेंस, उसके कॉजेज, फ्लक्चुएशन, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक ऑलमोस्ट एवरी फैक्टर ऑफ अ कंट्री एज अ होल इज बीन एनालाइज, स्टडीड, examined by an macro economics. Okay, so macroeconomic help us to analyze the performance of an economy, how our economy is performing. Okay, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, नेशनल इनकम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, क्योंकि आप जनरली भी अगर सोचो कि इनकम आता है देश में तो ही हम तभी हम उस कंट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ नेशनल इनकम को ही पढ़ता है, लेकिन नेशनल इनकम को थोड़ा ज़्यादा स्टडी करता है, बिकॉज अगर नेशनल इनकम आता है तो वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री। तो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, आई नॉट से इट्स जस्ट एन ओनली द पार्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक variables. So national income estimates are used to measure the performance of an economy over a time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period. देखो जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ रहेगा उतना ज़्यादा वो बिकेगा और उतना ज़्यादा जो है वो नेशनल इनकम अक्रू होगा। ओके, तो अगर ज़्यादा आया तो अच्छा परफॉर्मेंस है, कम आया तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो दे विल द मैक्रो इकोनॉमिक विल सजेस्ट वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो है वो मेजर करता है परफॉर्मेंस कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाए। से फॉर एग्जाम्पल इन अवर कंट्री द ईयर 2000 to 2007 वॉज कंसिडर्ड एंड वन ऑफ एन गुड ईयर। इसमें हमारी कंट्री के जो इकोनॉमिक है उसमें एक्सपेंशन हुआ था। तो इसी तरीके से मेजर किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से। वो भी अगर नेशनल इनकम को हमको मेजर करना है तो डेफिनेटली गुड्स एंड सर्विसेज हमको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ रहेगा उतना ज़्यादा नेशनल इनकम आएगा। तो अलग अलग साल में मेजर किया जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंट ईयर का पूछो तो डेफिनेटली कम होगा। ओके, तो हम और भी प्लान्स एंड पॉलिसी सजेस्ट करेंगे जिससे वो इन द कमिंग ईयर वी कैन अचीव एन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एन इंक्रीज नेशनल इनकम। ओके, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दिस आई हैव टोल्ड यू कि हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है। द स्टडी टू स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इकोनॉमी को पढ़ना है तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी पढ़ना है। इकोनॉमी है क्या, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता किसकी मदद से है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की मदद से। तो अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो इकोनॉमी वेरिएबल्स भी, और इतने स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग नेशनल इनकम आउटपुट, ये दैट आर ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स होगी। ओके, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर, इफ टोटल इनकम, लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे इनकम आएगा। ओके, बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, देन टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी।
तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। से फॉर एग्जांपल इनकम कम हो गया तो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अक्रू हो सकता है, आउटपुट कम हो गया तो डेफिनेटली इनकम तो होगा ही नहीं, और जब आउटपुट कम होगा देन इवन यू कैन नॉट प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट, डिमांड कम हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उनको भी स्टडी करना, उनको कंट्रोल करना इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Now, level of employment, macroeconomic help us to analyze the general level of employment and output in an economy. बेसिकली बोला जाता है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे. ओके, अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी उतना ही रहेगा. एग्रीगेट डिमांड कम रहेगा तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. तो मैक्रो इकोनॉमिक उसी को एनालाइज करता है. ओके, कि कैसे जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ा सकते हैं. ओके, और क्या रीज़न है. तो बेसिकली वन ऑफ एन रीज़न इज डिमांड. देयर वुड बी मेनी मोर रीज़न, बट एक जो रीज़न है दैट इज एग्रीगेट डिमांड. ओके, नाउ so I think so we have completed with 7 importance of macroeconomics. Okay, if you have any doubt you can ask me. Now let us see the difference between micro and macroeconomics. Last it is asked in the board for 2 marks. Okay, distinguish between 2 marks के लिए पूछा जाता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, बेसिकली बहुत टाइम पूछते हैं इसको, बहुत ज़्यादा बार, और इस बार तो टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया भी है तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा है पूछने के. ओके, जब भी डिस्टिंग्विश आप लिखते हो बोर्ड में तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर कोई भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है. कुछ भी पूछा, जैसे यहाँ पे माइक्रो पूछा, मैक्रो पूछा, तो दोनों के पहले मीनिंग लिखने होते हैं कि मीनिंग क्या है, उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा जाता है 2 मार्क के लिए. मिनिमम 2 पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. मैक्सिमम यू कैन राइट, बट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट द टाइम ऑल्सो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, पेपर छूटने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको टाइम को मैनेज करके पेपर लिखने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, सो अब यहाँ पे मीनिंग दिया है, उसके बाद कोई भी एक डिफरेंस आप उठा के लिख सकते हो. मीनिंग शुड बी देयर, ये एक कंपलसरी पॉइंट आपको ऐड करना. उसके बाद इसमें से कोई भी ले सकते हो, कोई भी डिस्टिंग्विश. यूटिलिटी, यूजफुलनेस पूछा तो दोनों की मीनिंग, डिमांड, डिज़ायर पूछा तो दोनों की मीनिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस, ऐसे ही लिखना होता है. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. वी नो कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, वेर एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट. ओके, होल इकोनॉमी, इकोनॉमी एज अ होल, लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, इकोनॉमी एज अ होल. ओके, फर्स्ट पॉइंट. देन आफ्टर दैट यू विल बी लर्निंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द टूल्स, मतलब क्या टूल्स है माइक्रो और मैक्रो का. तो यहाँ पे क्या टूल है, इंडिविजुअल डिमांड जिससे आप स्टडी कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, और इंडिविजुअल सप्लाई जो इन द कमिंग चैप्टर विल बी लर्निंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. ओके, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये टूल्स है मैक्रो इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए. आई हैव टोल्ड एम्प्लॉयमेंट और उसका रहेगा तो डिमांड से पढ़ना पड़ेगा एग्रीगेट. तो ये टूल्स है जिसकी मदद से आप एनालाइज कर सकते हो. इन द लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक वहाँ एक पूरा चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के ऊपर, वो निकाल दिया है. अदरवाइज इसके बारे में भी हम पढ़ते. फिलहाल के लिए एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी कंट्री का डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरी कंट्री का सप्लाई. तो ये लेता है इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई, ये लेता है एग्रीगेट. ओके, इसका स्कोप क्या है, तो डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग. वी नो डिमांड को एनालाइज, सप्लाई, प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग जो है वो माइक्रो का इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि वही है बट इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, बाकी भी है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, सिंगल इंडिविजुअल है, ये सब, एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. इसका क्या स्कोप है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी, आउटपुट ऑल्सो यू कैन टेक. ओके, इंपॉर्टेंस कैसे, देखो स्कोप ये सब है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आप ये सब पढ़ते हो, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, मॉडल बिल्डिंग मतलब प्लान्स एंड पॉलिसीज आगे उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए. ओके, प्रोड्यूसर्स क्या डिसीजन, क्या बेस्ट डिसीजन है जिससे वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सके. देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना मैक्रो का, दैट इज़ नेशनल इनकम. जितना ज़्यादा देश पैसा कमाएगा उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा. बट इट शुड बी द मनी, द इनकम शुड बी स्प्रेड इन ऑल द सेक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो फॉर ग्रोथ. अगर इफ़ योर इनकम आया एंड अगेन इफ़ योर इन्वेस्टिंग ऑल द मनी इन प्रोडक्शन देन कंट्री कैन नॉट डेवलप. ओके, तो फॉर ग्रोथ, विथ ग्रोथ डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इक्वली इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. देन
थियरी, यहाँ पे प्राइस थियरी मतलब प्रोडक्ट और फैक्टर का, यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ओके, देन इसके बाद एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ओके, आई होप you all have understood today's lecture. We have learned the importance, in that we have learned about the 7 importance, and we have learned about the difference between, which has been given in the textbook. I have taken that also. The reduction, for the syllabus reduction has been, message has been circulated. Okay, but still I have not got the exact reduction. तो जब तक नहीं आता we'll be learning. एक बार आएगा तो जितना है एग्जाम में we'll be learning only that much. Okay, remaining will be leaving. Okay, so I hope we have completed chapter 1. Even if you have any doubt in any concept, if any topic, you all can message me or you can call me. Okay, I'll be there for replying you. So thank you for today's lecture. Okay.